प्यारे बच्चों, यदि आप भी सेंटअप एग्ज़ाम 2024 में देने वाले हैं और आप सभी फाइनल एग्ज़ाम 2025 में देने वाले हैं, तो आज के क्लास को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज के क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं क्लास 12 फिजिक्स यानी भौतिक शास्त्र का वायरल सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आप सभी के फाइनल एग्ज़ाम में भी पूछे जाएंगे और आपके सेंटअप एग्ज़ाम में भी पूछे जाएंगे। ठीक है, तो क्लास को अच्छे से देखिएगा और एक एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन मेरे साथ साथ याद कर लीजिएगा। ठीक है, हो सके तो आप सभी कॉपी पेन लेकर के नोट कर लीजिएगा। ठीक है, मैं आपको ऐसा सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं जो आपके फाइनल एग्जाम में 3 से 4 सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेगा और आपके सेंटअप एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे इससे बाहर नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आप सभी ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। ठीक है ना, कोई भी क्वेश्चन में आप सभी को डाउट रहे तो मुझे कमेंट में जरूर पूछिएगा, मैं आप सभी को रिप्लाई देने की कोशिश जरूर करूंगा। ठीक है, तो चलिए आपके स्क्रीन में हम पहला क्वेश्चन लेके चलते हैं। उससे पहले अगर आप सभी वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है ना, और फाइनल बोर्ड परीक्षा का बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और इसका पीडीएफ अगर आप सभी चाहते हैं ना फ्रेंड्स तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, तो आप सभी ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। ठीक है ना, आप सभी भरोसा करके एक एक क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्लास को बिल्कुल भी मिस नहीं कीजिएगा। आप सभी ये मत सोचिएगा कि आएगा नहीं आएगा, वैसा कुछ नहीं सोचना है। आंख बंद करके याद कर लीजिए। मैं आप सभी को श्योर कह रहा हूँ, आपको चाहे तो सेंटअप एग्जाम में देखने को मिलेगा या फिर फाइनल एग्जाम में। ठीक है, तो आप सभी ध्यान से देखिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, आपके स्क्रीन में पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, किसी सतह पर विद्युत फ्लक्स की परिभाषा दीजिए। यहाँ पर पूछा गया है कोई भी सतह पर विद्युत फ्लक्स की परिभाषा आपको बताना है। डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑन ए सरफेस। तो आपको इसका उत्तर लिखना है कि किसी दिए गए क्षेत्र से होकर विद्युत क्षेत्र के प्रवाह की दर विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, आप सभी नोट कर लीजिए, इतना ही लिखना है, आपको 2 मार्क्स पूरा मिल जाएगा। ठीक है, आप सभी ये मत सोचिएगा कि इतना छोटा लिखेंगे पूरा मार्क्स मिल जाएगा क्या, तो मैं आपको श्योर गारंटी दे रहा हूँ आपको पूरा मार्क्स मिलेगा। ठीक है, आंख बंद करके याद कर लीजिए। डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑन ए सरफेस, इसका उत्तर लिखना है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू ए गिवन एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, इतना लिखना है फ्रेंड्स। ठीक है, नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए अब दूसरा नंबर देखेंगे फ्रेंड्स। पूछा गया है चुंबकीय विभव की परिभाषा दें। यहाँ पर पूछा गया है जो मैग्नेटिक पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, तो आप सभी इसका उत्तर लिखिएगा। चुंबकीय विभव जो है एक सदिश क्षेत्र होता है, मतलब कि जो मैग्नेटिक पोटेंशियल होता है ये एक वेक्टर फील्ड होता है जो चुंबकीय क्षेत्र के लिए विभव के रूप में काम करता है। ठीक है, जो मैग्नेटिक फील्ड के लिए विभव के रूप में काम करता है। ठीक है ना, इतना लिखना है फ्रेंड्स। ठीक है, और इसका ऐसा ही मात्रक भी लिख दीजिएगा ताकि आपका क्वेश्चन का आंसर जो है ना बहुत ही अच्छा लगे। ठीक है, तो ये इसलिए आप सभी स्टार देकर के एसआई मात्रक भी लिख दीजिएगा। चुंबकीय विभव का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। ठीक है, चलिए यहाँ तक याद हो गया आपको, तो उम्मीद करते हैं आप सभी याद कर लिए होंगे। चलिए जितने भी स्टूडेंट स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे या फिर आप सभी कॉपी पेन लेकर के नोट कर लेंगे। ठीक है, भरोसा करके याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए, आपको फाइनल एग्जाम सेंटअप एग्जाम दोनों में देखने को मिलेगा। ठीक है, देखिए तीसरा नंबर, चालक की धारिता से आप क्या समझते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर पूछा गया है चालक की धारिता से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर। तो आप सभी इसका उत्तर लिखिएगा, चालक को दिए गए आवेश। ठीक है, यानी जो चालक को हम लोग चार्ज देते हैं और उसके बाद चालक के विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को क्या कहते हैं, चालक की धारिता कहते हैं। ठीक है, इतना लिखिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, पूरा क्वेश्चन का मैं आपको सरल भाषा में यानी उत्तर दे रहा हूँ। ठीक है, इसी प्रकार आपको इस साल का यानी 2025 का गेस क्वेश्चन भी दिया गया है। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट अगर गेस क्वेश्चन लिए हैं तो आप सभी आराम से यहाँ पर कमेंट में बता सकते हैं कि हमारा गेस क्वेश्चन कैसा है। ठीक है, इसी प्रकार सबसे आसान भाषा में गेस क्वेश्चन दिया गया है जो आपके फाइनल एग्जाम में लड़ता है। ठीक है, यदि आप सभी नहीं लिए हैं तो आप सभी ले सकते हैं इस नंबर में कॉल या मैसेज करके। ठीक है, नंबर है 7366865888। ठीक है, आप सभी इसमें जो है ना कॉल तो नहीं व्हाट्सएप कीजिएगा, आपको जो है ना वहाँ पर पूरा डिटेल्स बता दिया जाएगा या फिर डेमो देख करके ले सकते हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो आप सभी भरोसा करके गेस क्वेश्चन भी ले सकते हैं जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों मिलता है। ठीक है, तीसरा देखिए पूछा गया, इसका उत्तर आपको लिखना है चालक की धारिता वह होता है जिसमें चालक को दिए गए आवेश तथा चालक के विभव में होने वाले वृद्धि के अनुपात को चालक की धारिता कहते हैं। अब इसका एसआई मात्रक भी लिख दीजिएगा, क्या होता है, फैराड
फैराड होता है, ठीक है। चालक की धारिता का SI मात्रक फैराड होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ पर यानी स्क्रीनशॉट ले लेंगे। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर, तो इसका उत्तर लिखेगा, आंसर लिखेगा द रेशियो ऑफ द चार्ज गिवन यानी टू द कंडक्टर एंड द इंक्रीज इन द वोल्टेज ऑफ द कंडक्टर इज कॉल्ड द कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर, द इट्स SI यूनिट इज फैराड, ठीक है। चलिए 4 नंबर देखेंगे फ्रेंड्स। यहाँ पर पूछा गया है आपके स्क्रीन में, आवेश के आयतन घनत्व की परिभाषा दें। यहाँ पर पूछा गया आवेश के आयतन घनत्व जो है किसको कहते हैं, तो आपको उसका उत्तर लिखना है क्या कि किसी पिंड या क्षेत्र के प्रति इकाई आयतन में मौजूद विद्युत आवेश की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं, ठीक है। इतना लिखिएगा, पूरा मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। किसी पिंड के या फिर जो है क्षेत्र के प्रति इकाई आयतन में मौजूद विद्युत आवेश की मात्रा आयतन आवेश घनत्व कहलाता है, ठीक है। इतना लिखिएगा फ्रेंड्स, स्क्रीनशॉट ले लेंगे प्लीज़, आप सभी याद कर लेंगे, ठीक है, भरोसा करके। देखिए यहाँ पर डिफाइन वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज है, तो इसका उत्तर लिखिएगा द अमाउंट ऑफ यानी इलेक्ट्रिक चार्ज प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए बॉडी और एरिया इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान से देख लेंगे, याद कर लेंगे। देखिए 5 नंबर पूछा गया है, ये तो आप सभी क्या बोलें, VBI या फिर VVVI बोल दें, ठीक है। चलिए इतना बोल दें तो आपको याद कर लेना है, ठीक है। चलिए यहाँ पर पूछा गया है नमन कोण से आप क्या समझते हैं, तो श्योर है आपके एग्जाम में, सेंटअप एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। ये नोट कर लीजिए, आएगा ही तो आएगा ही, ठीक है, याद कर लीजिए। नमन कोण से आप क्या समझते हैं, तो याद रखिएगा किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की ऊर्ध्वाधर दिशा और क्षैतिज दिशा के बीच बनने वाले कोण नमन कोण कहलाता है, ठीक है। इतना लिखिएगा फ्रेंड्स। क्या लिखिएगा, अगर पूछ दे कि डीप एंगल किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की ऊर्ध्वाधर दिशा और क्षैतिज दिशा के बीच बनने वाले कोण नमन कोण कहलाता है, ठीक है। अब इंग्लिश मीडियम वाले कैसे लिखिएगा, तो याद रखिएगा आप सभी लिखिएगा कैसे, यहाँ पर देखेंगे आप सभी इंग्लिश मीडियम वाले, द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन द वर्टिकल डायरेक्शन एंड द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट अ प्लेस इज कॉल्ड डीप एंगल, ठीक है। इतना लिखना है आपको, पूरा मार्क्स मिल जाएगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे पूरा का, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कर लेंगे, याद कर लेंगे। आप देखिए इसको भी आप सभी VBI लिख देंगे, ठीक है। ये आपको बूस्टर का नियम जो है सेंटअप एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। फाइनल एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अगर सेंटअप एग्जाम में ना पूछे तो आपको फाइनल एग्जाम में 100% जो है देखने को मिलेगा, ठीक है। आज जो 20 क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूं, इससे 10 क्वेश्चन सेंटअप एग्जाम में देखने को मिलेगा और 10 क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में, तो श्योर है, याद कर लीजिए। तो देखिए बूस्टर का नियम से आप क्या समझते हैं फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा बूस्टर का नियम प्रकाश के ध्रुवीकरण से जुड़ा है। ये नियम बताता है कि जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम से गुजरता है तो एक खास कोण पर परावर्तित किरण पूरी तरह से ध्रुवीकृत हो जाती है, ठीक है। इतना लिखेगा बूस्टर लॉ, ठीक है, आपको पूरा मार्क्स मिल जाएगा। देखिए 6 नंबर इंग्लिश मीडियम वाले देख लेंगे बूस्टर लॉ किसे कहते हैं, तो ये लिख दीजिएगा आप सभी, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। इसका PDF आपको मैं टेलीग्राम पर दे दूंगा, तो स्क्रीनशॉट या फिर नोट नहीं कर पाएंगे तो टेलीग्राम से आप सभी डाउनलोड करके ले लीजिएगा, ठीक है। देखिए 7 नंबर संपोषी व्यक्तिकरण के 2 आवश्यक शर्त को लिखें, तो आप सभी इसका उत्तर लिखेगा संपोषी व्यक्तिकरण के लिए 2 आवश्यक शर्त क्या है, तो आपको यहाँ पर सबसे पहले लिखना है संपोषी व्यक्तिकरण के लिए 2 आवश्यक शर्त निम्नलिखित है, ठीक है। ये तो आपको पॉइंट लिखना है, अगर आप सभी ये पॉइंट नहीं लिखते हैं ना फ्रेंड्स तो आपका 1 मार्क्स कट जाएगा, ठीक है। चाहे तो आप फाइनल एग्जाम सेंटअप एग्जाम किसी में भी जाएंगे देने और आपको अगर पूछ दे, शर्त पूछे या फिर आपको यानी गुण पूछे, तो उसमें निम्नलिखित लिखना ही है, ठीक है। अगर नहीं लिखते हैं तो आपका 1 मार्क्स वहीं पर कट जाएगा, ठीक है। चाहे आप यहाँ पर नीचे में पूरा का पूरा सही क्यों ना लिख दिए, लेकिन यहाँ पर आपको पहला हेडलाइन बढ़िया से लिखना ही पड़ेगा। तो लिखिएगा क्या, संपोषी व्यक्तिकरण के लिए 2 आवश्यक शर्त निम्नलिखित हैं। उत्तर लिखेगा जब किसी माध्यम में समान आवृत्ति की 2 तरंगें एक साथ एक ही दिशा में चलती है तो इस घटना को यानी संपोषी व्यक्तिकरण कहते हैं। दूसरा में लिखेगा कि परिणामी तीव्रता प्रत्येक तरंग की तीव्रताओं के योग के बराबर होती है, ठीक है। इतना लिखेगा, आपको पूरा मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वाले आप सभी नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप सभी यहाँ पर इसका उत्तर, ठीक है। चलिए 8 नंबर देखिए, यहाँ पर पूछा गया है नेत्र की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं, तो आप सभी इसका उत्तर क्या लिखेगा, नेत्र लेंस की अपनी फोकस दूरी को समायोजित करने की क्षमता या फिर जो है फोकस दूरी को परिवर्तित करने की क्षमता नेत्र लेंस की यानी समंजन क्षमता कहलाता है, ठीक है। या फिर आप सभी लिख सकते हैं नेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित या फिर मापने की प्रक्रिया या फिर मापने की क्षमता नेत्र की समंजन क्षमता कहलाता है, ठीक है। इतना लिखेगा, पूरा मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। ये मत सोचिएगा कि इतना छोटा आंसर है 2 मार्क्स मिल जाएगा क्या, तो श्योर है मिल जाएगा, ठीक है, आप याद कर लीजिए।
लीजिए भरोसा करके। 8 नंबर देख लीजिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एकोमोडेटिंग पावर ऑफ द आई, तो इसका उत्तर लिख दीजिएगा आप सभी, द एबिलिटी ऑफ द आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ और द एबिलिटी टू चेंज द फोकल लेंथ इज कॉल्ड एकोमोडेटिंग पावर ऑफ द आई। ठीक है, इतना लिखिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, 9 नंबर देख लेंगे आप सभी, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक शर्त को लिखें, तो आपको ये वाला हेडलाइन तो लिखना ही है, आवश्यक शर्त निम्नलिखित है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 2 पॉइंट लिख दीजिएगा, यदि अपवर्तन कोण 90 डिग्री से अधिक हुआ है तो प्रकाश किरण यानी विरल माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है और बल्कि यानी पूरी तरह से माध्यम जो है घने में वापस परिवर्तित हो जाती है और इस घटना को पूर्णांतरिक परावर्तन के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इतना लिखेगा। उसके बाद लिखेगा आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण मान से ज़्यादा होता है। ठीक है, चलिए अब 9 नंबर इंग्लिश मीडियम वाले स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप सभी। ठीक है, ज़्यादा अगर आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे या फिर समझाएंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा, जिस वजह से आप सभी सीधे सीधे याद कर लीजिए। ठीक है, इसीलिए तो मैं शॉर्ट भाषा में लेके आया हूँ कि ताकि आप लोग को ज़्यादा वहाँ पर समझाना ना पड़े, आप लोग जो है सीधे क्वेश्चन आंसर को याद कर लें। ठीक है, पाश्चन श्रेणी से आप क्या समझते हैं, तो उत्तर लिखिएगा कि जब हाइड्रोजन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा कक्षा यानी कक्ष से तीसरी कक्षा में जाता है तो इसे हम लोग पाश्चन श्रेणी कहते हैं। ठीक है, आपको तो ये क्वेश्चन जो है ना फाइनल एग्जाम में श्योर है पूछे जाएंगे। ठीक है, सेंटअप एग्जाम में तो पूछे जाएंगे ही और फाइनल एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। ठीक है, याद कर लीजिए पाश्चन श्रेणी से आप क्या समझते हैं, तो याद रखिएगा जब हाइड्रोजन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन जो है उच्च ऊर्जा कक्षा से तीसरी कक्षा में जाती है तो उसे हम लोग पाश्चन श्रेणी कहते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले स्क्रीनशॉट ले लेंगे, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम गोज फ्रॉम हायर एनर्जी ऑर्बिट टू थर्ड ऑर्बिट इट कॉल्ड यानी पाश्चन सीरीज। चलिए 11 नंबर देखेंगे, बीटा किरणों के 2 गुण को लिखें, तो आप सभी मैं यहाँ पर एक तो नहीं 2 क्वेश्चन और बता रहा हूँ। ठीक है, अल्फा और गामा किरणों के गुण। ठीक है, अल्फा और गामा किरणों के दोनों यानी 2 गुण आप सभी याद कर लीजिए अभी के अभी। ठीक है, क्या कीजिएगा आप सभी अल्फा और गामा का 2 गुण याद कर लीजिएगा, मैं आपको अभी बीटा किरणों के 2 गुण बता दे रहा हूँ। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन आप अगर याद कर लिए तो आप सेंटअप और फाइनल एग्जाम में समझिए कि 2 मार्क्स का हकदार बन गए। ठीक है, तो आप सभी अभी के अभी जो है ना मेरे साथ साथ याद कर लीजिएगा कि बीटा किरणों के 2 गुण को लिखें, तो इसका 2 गुण क्या लिखेगा, सबसे पहले तो ये हेडलाइन लिखना है आपको। ठीक है, कभी भी फाइनल एग्जाम या फिर सेंटअप एग्जाम देने जाइएगा तो ये हेडलाइन आप सभी कभी नहीं भूलिएगा। ठीक है ना, ये हेडलाइन आपका 1 मार्क्स का काम करता है। तो बीटा किरणों के 2 गुण निम्नलिखित है, ये लिखना है। उसके बाद लिखेगा बीटा किरणें ऋणात्मक रूप से आवेशित होती है। ठीक है, यानी बीटा किरणें जो है हमेशा नेगेटिव चार्ज होती है। अब देखिए बीटा किरणों का द्रव्यमान नगण्य होता है। ठीक है, बीटा किरणों का जो मास होता है वो हमेशा नगण्य होता है और बीटा किरणें परमाणु के केंद्र से निकलती है। ठीक है, इतना लिखना है फ्रेंड्स। ठीक है, पूरा मार्क्स मिल जाएगा। 2 पॉइंट लिखने बोला है तो मैं आपको 3 पॉइंट दे दिया हूँ, इससे 2 पॉइंट आप सभी याद कर लीजिएगा। ठीक है ना, चलिए अब हम लोग यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वाले देख लेंगे 11 नंबर का 2 प्रॉपर्टीज ऑफ बीटा रेज, तो आप सभी इसका उत्तर लिख देंगे। बीटा रेज आर नेगेटिवली चार्ज, बीटा रेज हैव यानी नेगेटिव मास, और यहाँ पर पूछा गया बीटा रेज यानी इमिनेट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द एटम। ठीक है, इतना लिखेगा या फिर आप सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। ठीक है, देखिए 12 नंबर यहाँ पर पूछा गया है एन प्रकार के अर्धचालक से आप क्या समझते हैं, तो इसका उत्तर लिखिएगा एन प्रकार अर्धचालक एक अर्धचालक है जिसे फॉस्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी जैसी अशुद्धियों के साथ मिलाया गया है। ठीक है, इतना लिखिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, आपको पूरा मार्क्स मिल जाएगा। एन प्रकार एक अर्धचालक है जिससे में जो है फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी जैसी अशुद्धि मिलाया गया है। ठीक है, अब देखिए इंग्लिश मीडियम वाले स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप सभी, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एन टाइप सेमीकंडक्टर, तो इसका उत्तर ये लिख दीजिएगा। ठीक है ना, चलिए 13 नंबर देखेंगे फ्रेंड्स, पूछा गया चुंबकीय फ्लक्स से आप क्या समझते हैं, तो आप सभी इसका उत्तर लिखेगा किसी तल से होकर गुजरने वाले चुंबकीय क्षेत्र का कुल परिमाण यानी चुंबकीय फ्लक्स कहलाता है। ठीक है, क्या लिखेगा, कोई भी तल से होकर गुजरने वाले चुंबकीय क्षेत्र का कुल परिमाण चुंबकीय फ्लक्स कहलाता है। ठीक है, इसका यानी ऐसा ही मात्रक लिख दीजिएगा वेबर। ठीक है, राइट आंसर यहाँ हमारा 13 का हो गया। ठीक है, देखिए इंग्लिश मीडियम वाले देख लेंगे, इसका राइट आंसर क्या होगा मैग्नेटिक फ्लक्स का, तो लिखिएगा क्या, द टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ द यानी मैग्नेटिक फील्ड पासिंग थ्रू ए सरफेस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स, ऐसा यूनिट इज वेबर। ठीक है, चलिए 16 नंबर देखेंगे, सॉरी यहाँ पर कितना नंबर हुआ 30 नंबर हुआ ना, तो यहाँ देखेंगे 14 नंबर। ठीक है, आवृत्ति मॉडुलन को समझा, यहाँ पर है
देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर पूछा गया है आवृत्ति मॉडुलन को समझाएं। तो आवृत्ति मॉडुलन क्या होता है, इसके बारे में आपको इसका उत्तर ये लिखना है कि आवृत्ति मॉडुलन जो है तरंग की तात्कालिक आवृत्ति को बदलकर वाहक तरंगों में सूचना को एन्कोडिंग करती है, जिसको हम लोग आवृत्ति मॉडुलन जानते हैं, ठीक है, या फिर कहते हैं, ठीक है। इतना लिखिएगा, पूरा मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। एक्सप्लेन फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, जिसको हम लोग FM भी कहते हैं, ठीक है। तो आप सभी इसका उत्तर इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ पर इस प्रकार लिख दीजिएगा, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन is the encoding of information in a carrier wave by changing is the an instantaneous frequency of the wave, ठीक है। इतना लिखिएगा, पूरा मार्क्स मिलेगा। 15 नंबर देखें, बायो-सावर्ट के नियम को लिखें। तो बायो-सावर्ट के नियम यहाँ पर इस प्रकार लिखिएगा, किसी दूरी बिंदु पर धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र चालक और बिंदु के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तथा चुंबकीय क्षेत्र चालक की लंबाई चालक में प्रवाहित धारा के सीधे अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। यहाँ पर अनुपातिक होता है, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन आपको बायो-सावर्ट का नियम है ना, सेंटअप एग्जाम में तो पूछे जाने की लगभग मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ 40% चांस है, ठीक है। लेकिन जो आपका फाइनल एग्जाम है, फाइनल एग्जाम में जो है ना आपको लगभग 90% पूछे जाएंगे, ठीक है, चांस है, ठीक है। इसीलिए याद कर लेंगे, बायो-सावर्ट के नियम को लिखें। तो किसी दूरी बिंदु पर धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र चालक और बिंदु के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तथा चुंबकीय क्षेत्र चालक की लंबाई चालक में प्रवाहित धारा के सीधे अनुपातिक होता है, ठीक है। देखिए इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ पर देख लेंगे, आप सभी इसका उत्तर जो है स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। चलिए 16 नंबर देखेंगे, विद्युत अनुनाद को समझाएं। यहाँ पर विद्युत अनुनाद के बारे में बताना है, तो उसका उत्तर लिखना है, जब परिपथ तत्वों में विद्युत के अवरोध और प्रवेश एक दूसरे को इस प्रकार रद्द करते हैं कि धारा अधिकतम हो जाती है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत अनुनाद कहते हैं, ठीक है ना। इसका उत्तर ये लिखना है फ्रेंड्स, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वाले फटाफट देख लेंगे, आपका जो है 20 क्वेश्चन में बहुत टाइम लग चुका है, जिस वजह से मैं आपको तेजी में करा रहा हूँ, आप सभी फटाफट नोट कर लेंगे, ठीक है। सेंटअप एग्जाम आपको पास करना है तो याद कर लीजिए। ट्रांसफार्मर में ताम्र क्षय को समझाएं। तो ट्रांसफार्मर में ताम्र क्षय को समझाएं, तो इसके बारे में आपको लिखना है, ट्रांसफार्मर और अन्य विद्युत मशीनों के चालक में धारा के बहने के कारण उष्मा के रूप में होने वाला शक्ति क्षय, ये एक यानी शक्ति क्षय है, यहाँ पर है होगा, ठीक है। ये एक अवांछनीय प्रक्रिया है, ठीक है। इतना लिखिएगा फ्रेंड्स, ठीक है ना। चलिए इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ पर लिख देंगे, एक्सप्लेन कॉपर लॉस इन ट्रांसफार्मर। तो इसका उत्तर लिख दीजिएगा, पावर लॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट ड्यू टू द फ्लो ऑफ करंट इन द कंडक्टर ऑफ ट्रांसफार्मर एंड अदर इलेक्ट्रिकल मशीन, इट इज एन अंडर ए स्टेबल प्रोसेस, ठीक है। चलिए यहाँ पर 18 नंबर देखेंगे, शॉर्ट सेल से आप क्या समझते हैं। तो यह हर बच्चा को पता होगा, अगर आप सभी नहीं याद किए हैं तो श्योर है याद कर लीजिए फ्रेंड्स, ठीक है। आप सभी का समय बहुत कम है, ठीक है। फाइनल एग्जाम का, सेंटअप एग्जाम का, दोनों का बहुत ही कम समय है, तो याद कर लीजिए और आप सभी धमाल मचा कर आइएगा। देखिए शॉर्ट सेल एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो प्रकाश की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ठीक है, जिसे हम लोग शॉर्ट सेल कहते हैं, ठीक है। इतना लिखिएगा। चलिए 19 नंबर देखेंगे, यहाँ पर पूछा गया 18 नंबर इंग्लिश मीडियम वाले यानी स्क्रीनशॉट ले लेंगे। 19 नंबर देखें, अर्धचालक से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर लिखिएगा, अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं जिनकी चालकता कुचालक तथा सुचालक के बीच होता है, ठीक है। अर्धचालक किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर लिखिएगा, अर्धचालक एक ऐसा पदार्थ है जिनकी चालकता कुचालक और सुचालक दोनों यानी तीनों के बीच होती है, ठीक है। राइट आंसर हमारा यहाँ पर ये हो जाएगा, ठीक है ना, ये आपका ठीक हो जाएगा। चलिए यहाँ पर 19 इंग्लिश मीडियम वाले देखेंगे, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेमीकंडक्टर। तो याद रखिएगा, सेमीकंडक्टर आर दो यानी सब्सटेंस हुज कंडक्टिविटी लाइज बिटवीन इंसुलेटर एंड यानी गुड कंडक्टर, ठीक है। चलिए 20 नंबर देखेंगे, यहाँ पर आज का ये लास्ट क्वेश्चन है कि द्वितीय इंद्रधनुष को समझाएं। तो इसका उत्तर लिखिएगा, जब सूरज की रोशनी बारिश की बूंदों में 2 बार परिवर्तित होती है तो द्वितीयक इंद्रधनुष बनता है। ये इंद्रधनुष प्राथमिक इंद्रधनुष की तुलना में ज़्यादा धुंधला और कम दिखता है, ठीक है। इतना लिखना है। क्या लिखना है, द्वितीयक इंद्रधनुष में जब सूरज की रोशनी बारिश की बूंदों में 2 बार परिवर्तित होती है तो द्वितीयक इंद्रधनुष बनता है, और जो द्वितीयक इंद्रधनुष है वो प्राथमिक इंद्रधनुष की तुलना में ज़्यादा धुंधला और कम दिखता है, ठीक है ना। इतना लिखना है फ्रेंड्स। अब इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आप सभी का जो है ना सेंटअप एग्जाम के लिए 20 सब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्लास कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप सभी इसको नोट करके याद कर लेंगे, ठीक है। और कोई भी क्वेश्चन में आप सभी को डाउट रहे तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा जरूर, ठीक है ना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। क्लास कैसा लगा आपको कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।